हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लानर रागनी राय में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कुपोषण। लेकिन कुपोषण के बारे में बात करने से पहले या पढ़ने से पहले हमें भोजन और स्वास्थ्य के बीच क्या अंतर संबंध है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या आवश्यक है। भोजन क्या होता है? एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में या एक बार में जितनी भी मात्रा भोज्य पदार्थों की ग्रहण की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। स्वास्थ्य क्या है? WHO के द्वारा या WHO ने जो परिभाषा दी है, अगर हम उसकी बात करें तो किसी व्यक्ति का सिर्फ स्वस्थ रहना ही या संतुलित आहार लेना ही उसके स्वस्थ होने का परिचायक नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहना ही उसके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है या उसके अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक है। आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या अंतर संबंध है इसको समझते हैं। तो अगर आप ऊपर यहाँ देख रहे होंगे तो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। प्रति व्यक्ति आय में कमी, संतुलित भोजन के बारे में अज्ञानता, प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता। ये जो हमारे तीनों पॉइंट्स हैं ये रिलेटेड हैं शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी से। ठीक है, कि अगर जो हमको संतुलित भोजन के बारे में ज्ञानता होगी तो भी हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी होगी, क्योंकि जब हमको नॉलेज ही नहीं होगी तो हम न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना खाएंगे कैसे। प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता, अगर लोगों के पास खाने को भोजन ही नहीं होगा तो वो संतुलित भोजन क्या खाएंगे, पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन क्या खाएंगे। प्रति व्यक्ति आय में कमी, अगर व्यक्ति की आय ही अच्छी नहीं होगी तो भी वो पौष्टिक तत्वों से युक्त खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जो अब हमारे शरीर में क्या हो गया, पौष्टिक तत्वों की कमी हो गई। किन कारणों से कमी हो गई? संतुलित भोजन के बारे में जानकारी ना होने से, भोजन की अनुपलब्धता से और आय में कमी से। ठीक, अब जब पौष्टिक तत्वों की कमी हुई तो ये क्या करेगा, हमारे शारीरिक कार्य क्षमता में कमी लाएगा। ठीक, हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब कार्य करने की ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारी कार्य क्षमता में कमी आएगी। फिर आएगा वृद्धि व विकास में रुकावट। जब कार्य क्षमता में कमी आएगी तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास भी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगी। जब वृद्धि विकास नहीं होगा तो व्यक्ति क्या होगा, जल्दी संक्रमित होगा। जल्दी संक्रमित होगा मतलब कि उसको बीमारी जल्दी पकड़ेगी। जब बीमारी जल्दी पकड़ेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, है ना। स्वास्थ्य के बिगड़ने से पोषण स्तर में गिरावट आएगी। पोषण स्तर क्या होता है, एक व्यक्ति की वो स्थिति होती है जिसमें वो आहार को ग्रहण करता है या आहार का ग्रहण करने की और उसको उपयोग करने के बीच जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। जब पोषण स्तर में गिरावट आएगी तो कार्य क्षमता में कमी आएगी। कार्य क्षमता में कमी आएगी तो उत्पादन एवं आय में कमी आएगी, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपादित कर पाएंगे। जब हम कार्य ही नहीं कर पाएंगे तो हम किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करेंगे। जब हम उत्पादन नहीं करेंगे तो हमको पैसे कहाँ से मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि व्यक्ति की आय में कमी होगी। तो ये एक साइकिल है जो ये दर्शाता है कि भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है और भोजन क्या है, कैसे हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। संबंध को समझने के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पोषण स्तर पर। ठीक, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति जो पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण एवं उपयोग के प्रभाव से होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। इसका मतलब हुआ जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं, जो पोषक तत्व हम ग्रहण कर रहे हैं, बॉडी में उनका जो यूटिलाइजेशन हो रहा है उससे हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो सकारात्मक पड़ रहा हो चाहे नकारात्मक पड़ रहा हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला सामान्य पोषण स्तर, दूसरा कुपोषण। सामान्य पोषण स्तर का मतलब यहाँ पे है कि हमारे खाने से जो कुछ हम खा रहे हैं उससे जो हमको पोषण मिल रहा है वो हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। कैसे होगा ये? संतुलित आहार ग्रहण करने से और पोषक तत्वों के समान उपभोग से। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, कुपोषण। कुपोषण का अर्थ है आहार का दोषपूर्ण उपभोग। समझ में आई बात कि कुपोषण का अर्थ है आहार का दोषपूर्ण उपभोग। ये कैसे होता है?
जब हम असंतुलित आहार ग्रहण करते हैं। असंतुलित आहार मतलब कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको हमारे भोजन से नहीं मिलते हैं। दूसरा क्या है, पोषक तत्वों का उचित उपयोग ना होना। जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। कहीं हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कहीं हमें ऊर्जा नहीं मिल रहा है, कभी हमें विटामिन नहीं मिल रहा है। ये क्या हो जाएगा, हमारा कुपोषण को इंगित करता है। तो अगर हम पोषण स्तर को देखें तो सामान्य पोषण स्तर और कुपोषण, सामान्य पोषण स्तर में संतुलित आहार ग्रहण करना और पोषक तत्वों का सामान्य उपभोग, कुपोषण में असंतुलित आहार ग्रहण करना और पोषक तत्वों का उचित उपयोग ना होना। यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अत्यधिक या एकदम कम मात्रा ली जाए या शरीर द्वारा उनका उचित उपयोग न किया जाए तो शरीर में जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो कुपोषण सिर्फ कम खाने से नहीं होता है कि न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तभी हमको कुपोषण होगा। जब उसको हम आवश्यकता से अधिक लेंगे तो भी हमें कुपोषण होता है। कुपोषण को हम 3 तरह से समझ सकते हैं। तीव्र कुपोषण, या ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, ये कह सकते हैं तीव्र कुपोषण, क्रोनिक कुपोषण, विकास अवरुद्ध करने वाला कुपोषण। तीव्र कुपोषण में हमारा आता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तीव्र कुपोषण क्या होता है कि इसमें तेजी से हमारे जो वजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक, जो तीव्र कुपोषण होता है उसमें हमारे वजन में तीव्रता से कमी आती है। इसका हमारा क्या प्रकार है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो नाम में ही क्लियर है कि ये कुपोषण किससे जुड़ा हुआ है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। ठीक, इसको हम 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से हमको कौन कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वाशिरकर, ठीक, दूसरा हमारा मरासमस, तीसरा हमारा है मोटापा। क्वाशिरकर किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। जो ये हमारी डिजीज होती है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है। कैसे ज़्यादा हो जाता है कि जब वसा हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो हमारा शरीर क्या यूटिलाइज करने लगता है, प्रोटीन यूटिलाइज करने लगता है। ठीक, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी जिसके कारण हमको क्वाशिरकर होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों का जो पैर होता है उसमें सूजन आ जाती है, उनकी बॉडी में सूजन आ जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मरासमस पर। मरासमस जो ये हमारी डिजीज़ है, ये दोनों रोग बच्चों में पाए जाते हैं। क्वाशिरकर जो होता है वो 1 से 3 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है और जो मरासमस होता है वो इससे ज़्यादा आयु वर्ग के बच्चों में देखने को मिलता है। तो मरासमस किसके कारण होता है, कम प्रोटीन और कम ऊर्जा के कारण। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों कम हो जाएगी तो हमको कौन सी डिजीज़ होगी, मरासमस होगी। तीसरा हमारा है मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी भी कहते हैं। ये हमारा अधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। जब हमारी डाइट में या हमारे आहार में फैट की और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, ठीक है, मतलब जो हमारा वजन है उससे जब हमारा वजन 20% ज़्यादा हो जाता है सामान्य वजन से, तो उस स्थिति को हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। कि जो हमारा आइडियल वेट है उससे 20% ज़्यादा हो जाना ही क्या कहलाता है, ओबेसिटी। अब हम आते हैं क्रोनिक कुपोषण। तो कई बार क्या होता है, अगर यही कुपोषण जो तीव्र कुपोषण ही है वो एक लंबे समय तक किसी व्यक्ति में या बच्चे में चला आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक कुपोषण कहेंगे। अर्थात लंबे समय तक पोषण ना मिलना, बॉडी को लंबे समय तक पोषण ना मिलने को ही हम क्रोनिक कुपोषण कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है विकास अवरुद्ध करने वाला। विकास अवरुद्ध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो विकास को जो रोकने वाला कुपोषण है उसी को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। अब विकास कैसे रुकेगा, तो जब मैंने आपको संतुलित आहार के पोषक तत्व पढ़ाए थे तभी मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारे विटामिन और खनिज लवण हैं ये किससे जुड़े हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और ये हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो जब विटामिन की कमी होगी और खनिज लवण की कमी होगी तो कौन सा कुपोषण होगा, विकास अवरुद्ध करने वाला। अब इसमें कौन कौन सा आता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। विटामिन ए, ठीक, इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, इसकी कमी से हमको रतौंधी होती है। ठीक, रतौंधी को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि पहले शुरू में धीरे धीरे, फिर बाद में हमको पूरा दिखना बंद हो जाता है। साथ ही साथ इसमें हमें रात में देखने में दिक्कत होती है। विटामिन बी जो है इसमें बेरी बेरी, ठीक, इसकी कमी से मतलब बेरी बेरी रोग हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी हड्डियों का रोग, तो इसको हम सूखा रोग भी होता है। और इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। मतलब इसको हम कैटेगराइज करें तो 3 चीज़ें होती हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। फिर हम विटामिन बी 12 की बात करते हैं। तो विटामिन बी 12 की कमी से भी हमको एनीमिया होता है, जिसको हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो विटामिन बी 12 अगर कम होगा तो इसमें हमको परनीशियस एनीमिया होगा। अब हम आगे आते हैं खनिज लवण की कमी पे। खनिज लवण में 2 इम्पॉर्टेंट है, आयरन और आयोडीन। आयरन यानी लौह तत्व। आयरन क्या करता है कि हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन से तो आप परिचित ही होंगे। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे ब्लड को का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक कैरियर की तरह काम करता है, जो ऑक्सीजन को समस्त शरीर में एक से दूसरी जगह लेकर जाता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। अब हम आते हैं आयोडीन पे। आयोडीन का क्या कार्य है कि आयोडीन की कमी से हमको घेघा रोग होता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन कम है तो क्या होगा, ये हमारे मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करता है, ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित करता है। ये जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कुपोषण के कारण पर, कि किन कारणों से किसी व्यक्ति को या बच्चे को कुपोषण होता है या वह कुपोषित हो जाता है। तो पहला कारण अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होगा भोजन की अनुपलब्धता या भोजन का कम उपलब्ध होना। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हमको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ेगी या ज़्यादा खाद्य सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती है तो क्या होगा, 10 में से 8 व्यक्ति, 5 व्यक्ति कुपोषित हो जाएंगे, ठीक। और भोजन की अनुपलब्धता का दूसरा कारण है कम पैदावार होना। अगर कृषि अच्छी नहीं है या जो हमारे पास खाद्य पदार्थ हैं वो कम मात्रा में उपलब्ध हैं तो भी कोई व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा। तीसरा है भंडारण की असुविधा या भंडारण का उचित सुविधा ना होना, ठीक, कि जो कुछ भी पैदावार हो रही है अगर उसको हम संचित करके नहीं रख सकें तो भी ये क्या करता है कि अनाज की उपलब्धता में कमी को दर्शाता है या उसका एक कारण बनता है। दूसरा कारण हो जाएगा लिंग भेदभाव, ठीक। जनरली क्या होता है कि अगर खाना कम है तो लोग क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि लड़के को तो खिलाते हैं लेकिन लड़कियों के पोषण पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर घर में कुछ अच्छा है तो वो पहले प्रेफर करेंगे कि बॉयज़ खाएं और गर्ल्स को वो उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो वो खाने को देते हैं। कई जगह वैसे ये प्रथा भी है कि घर में जब घर के जो पुरुष सदस्य हैं वो जब खाना ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद ही स्त्रियों को खाना मिलता है। तीसरा हमारा है कम उम्र में विवाह होना। जब किसी लड़की का विवाह कम उम्र में हो जाता है तो वो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होती है। ऐसे में वो जिस भी शिशु को जन्म देगी वो कुपोषित होगा और वो खुद भी कुपोषित होगी। चौथा कारण है हमारी अज्ञानता। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो लोग अपने खान पान के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, ठीक। जो मिलता है वो खा लेते हैं या वो पूरे जो भोज्य समूह है उनका पालन नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे अलग अलग कारण हैं जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लोगों में अच्छे खाने के प्रति रुझान की भी कमी है, अज्ञानता है, इसलिए भी जो हमारा समाज है वो ज़्यादा ही कुपोषित है। तो उसके बाद 5वां पॉइंट हमारा है आर्थिक स्थिति, ठीक। अगर हम भारतीय समाज को देखें तो हम इसको 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक। धनी वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक। तो जो धनी वर्ग है उसके पास तो खाने के लिए सारी चीज़ें हैं, ठीक। वो वित्तीय रूप से आर्थिक रूप से मजबूत है। लेकिन अगर हम बात करें मध्यम वर्ग और स्पेशली निम्न वर्ग की तो उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वो अपने खान पान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। छठा पॉइंट हमारा है तनाव की स्थिति। अगर किसी व्यक्ति में लंबे समय तक तनाव पाया जाता है या वो लंबे समय तक तनावग्रस्त रहता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ऊर्जा का और बाकी पोषक तत्वों का क्षय होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि जो उसकी बॉडी है वो जो ऊर्जा मिल रही है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाती या न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पाती है।
ऐसी स्थिति में क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति या बच्चा जो है वो कुपोषित हो जाता है। लास्ट पॉइंट हमारा है अस्वच्छता या व्यक्तिगत स्वच्छता ना रखना। हमने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि साफ़ सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सफाई से नहीं रह रहे हैं तो बहुत सी बीमारियां हमारे अंदर घर बना लेंगी, और उसके बाद क्या होगा, उन बीमारियों के कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हम कुपोषित हो जाएंगे। कुपोषण के कारण को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लक्षणों पे, कि किन लक्षणों के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी बच्चे में या व्यक्ति में कुपोषण है या वह व्यक्ति व बच्चा कुपोषित है। तो यहाँ पे हमारा पहला लक्षण हो जाएगा थकान और चिड़चिड़ापन। जो हमारा कुपोषित व्यक्ति है उसको क्या होता है, वो जल्दी काम करने पे जल्दी ही थक जाता है। ठीक, कि उसके अंदर धीरे धीरे किसी भी कार्य को करने के बाद उसको जल्दी थकान हो जाती है, वो फटीग का अनुभव करने लगता है। उसके साथ ही साथ चूँकि थकान जल्दी हो जाती है तो उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा सूखी और पपड़ीदार त्वचा। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण हमारी जो ये स्किन है ये धीरे धीरे सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और लंबे समय तक अगर हम कुपोषित रहें तो इस पर पपड़ी भी पड़ जाती है। साथ ही साथ फूला हुआ पेट। ठीक, बहुत से बच्चों में हमने ये देखा होगा कि वो क्या होता है कि देखने में बच्चे पतले दुबले रहते हैं, लेकिन जो उनका स्टमक होता है, जो उनका पेट होता है, वो बाहर की तरफ काफ़ी निकला हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है और जो वो बच्चा है वो कुपोषित है। इसके साथ ही साथ इसके लक्षणों में मांसपेशियों का कम होना भी पाया जाता है। ठीक, क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारी मांसपेशियां, अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति को देखें और एक कुपोषित व्यक्ति को देखें तो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। ठीक, जो स्वस्थ व्यक्ति रहती है उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, लेकिन जो कुपोषित व्यक्ति होते हैं उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं और आकार में कम होती जाती हैं। फिर आता है इसका जो लक्षण है खराब प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे ही हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली निर्भर करती है। ठीक, अगर हमारी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, गड़बड़ होगा, वो हमको बीमारियों से नहीं बचा पाएगा। तो कुपोषित व्यक्ति जो होते हैं उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसके साथ ही साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। मतलब जिस एज में जो उनका एक लेवल होना चाहिए बॉडी का, उनकी मेंटल ग्रोथ का, वो उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण नहीं मिल पाता है। तो उनका शारीरिक बौद्धिक विकास क्या होता है, कम हो जाता है। बौद्धिक विकास कम होने के कारण जो उनकी मानसिक कार्य क्षमता है या उनकी शारीरिक कार्य क्षमता है उसमें भी हमको कमी देखने को मिलती है। कमी देखने का मतलब कि जो कार्य एक स्वस्थ व्यक्ति कम समय में कर सकता है उसको करने में एक कुपोषित व्यक्ति को अगर हम बात करें तो ज़्यादा समय लगता है या वो उसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। कुपोषण का लक्षण, कारण, ठीक, उसके प्रकार जानने के बाद अब हम बात करेंगे कुपोषण के पहचान की, कि लक्षणों के अलावा ऐसा कौन सा मेथड है जिसके आधार पे हम एक कुपोषित व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। ठीक, इसके पहले कि मैं आपको ये पहचान बताऊं कि आप कैसे पहचान करेंगे, हम यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। पहला हमारा क्या है, मस्ट। मस्ट यानी माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल। ठीक, दूसरी हम बात करेंगे बीएमआई की। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। अगर हम बीएमआई की बात करें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो बीएमआई है ये हमारे वेट से और हाइट से रिलेटेड है। हम इसमें किसी व्यक्ति के वजन और उसकी लंबाई के आधार पे उसके सही वजन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, जो बीएमआई इंडेक्स है उससे हम ये पता करते हैं कि अगर एक व्यक्ति का वजन कम है तो क्या वो कुपोषित है, उस व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो क्या वो ओबेसिटी का पेशेंट है, और अगर उसका बीएमआई चार्ट के अकॉर्डिंग है वजन तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हेल्दी है और उसका वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल आइडियल है। ठीक, तो हम आगे बात करते हैं पहचान। कुपोषण की पहचान में एक हमारा टूल है जिसको हम मस्ट कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, कुपोषणग्रस्त वयस्कों को पहचानते हैं। इसको लिए हम 5 चरणों का यूज़ करते हैं, या इसको हम यूँ कहें कि यह 5 चरणों का प्लान है। इसमें पहला चरण है लंबाई और वजन को नापकर बॉडी मास इंडेक्स निकालकर स्कोर देखना। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था।
इसका दूसरा चरण है बिना किसी योजना के कम हुए वजन को नोट करते हैं और स्कोर को देखते हैं। इसमें एक स्कोर कार्ड होता है, उसी से हम सारी चीज़ें टैली करते हैं। जैसे कि सामान्य जीवन में बिना किसी प्रयास के ही 5 से 10% तक वजन में कमी आना स्कोर को 1 करता है, लेकिन अगर 10% तक कमी आ रही है तो हमारा स्कोर 2 हो जाएगा। तीसरा चरण है मानसिक और शारीरिक स्थिति देखकर स्कोर तय करना। जैसे यदि व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और 5 दिन से भोजन नहीं ले रहा है तो उसका स्कोर क्या होगा? 3 होगा। चौथा चरण, ऊपर के तीनों चरणों के स्कोर को जोड़कर कुल स्कोर निकाला जाता है, कुल रिस्क स्कोर निकाला जाता है कि अगर तीनों चरण में जितने हमें स्कोर मिल रहे हैं, जैसे अगर हमको 2 मिला फिर 3 मिला तो 3 2 5 हो गए, तो हम अपने स्कोर कार्ड में देखेंगे कि क्या जो ये 5 है वो रिस्क फैक्टर में है या रिस्क फैक्टर के बाहर है। पांचवा चरण है अब देख रेख का प्लान बनाने के लिए निकटतम गाइडलाइन की मदद लेनी होती है। यदि व्यक्ति कुपोषण के न्यूनतम रिस्क पर है तो स्कोर 0 होगा, लेकिन स्कोर के 1 होने का मतलब है कि आपके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आपको रोग हो सकता है, और 2 से ज़्यादा अगर आपका स्कोर आता है तो इसका मतलब होगा कि आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, आपको अभी ही अपने डाइट में इम्प्रूवमेंट करना होगा। जो ये हमने ऊपर अपने टूल की बात की थी, मस्ट की बात की थी, इसका इस्तेमाल सिर्फ रोग को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक, जो ये मस्ट है इससे हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कुपोषण का लेवल क्या है या आप किस स्तर तक कुपोषित हैं या नहीं हैं। आगे के ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर के पास जाना होगा लेने के लिए। ठीक, ये नहीं बताएगा कि आपके अंदर किस पोषक तत्व की कमी है, या ये मस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि आप कौन कौन से उपचार करें। यह आपको बस इतना बताएगा कि आपके अंदर कुपोषण की समस्या है और आपको तुरंत ही इसकी इलाज की ज़रूरत है। अब अगर हम इसके रोकथाम की बात करें, ठीक, अगर अब हम इसके रोकथाम की बात करें तो जैसे एक पौधा होता है, उसकी ग्रोथ के लिए उसका उचित पोषण और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही अगर हम एक बच्चे की बात करें तो उसको भी हमको जन्म से पूर्व ही, जन्म लेने के बाद नहीं, जब वो माँ के गर्भ में हो तब से ही हमें उसके पोषण का ख्याल रखना चाहिए। अगर उस समय उसके पोषण का ख्याल नहीं रखा गया तो पैदा होने के बाद वो तमाम रोगों से ग्रस्त हो सकता है और उस समय उसके स्वास्थ्य को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम एक मरे हुए पौधे को ठीक नहीं कर सकते, वैसे हम एक शिशु के खराब स्वास्थ्य को भी ठीक नहीं कर सकते। और बचपन में जो उसका स्वास्थ्य होगा, जब वो बड़ा होगा, वयस्क में परिवर्तित होगा या और वृद्धावस्था में जाएगा, तब उसका स्वास्थ्य का वही इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखिए, ठीक, अच्छा खाइए और कोशिश करिए कि बॉडी में उसका यूटिलाइज